आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लोअर पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं जीके क्वेश्चन सेट नंबर 5 और इसमें हम मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। अब तक हम काफ़ी सारे लगभग 70 से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अभी काफ़ी सेट आने बाकी है मुगल काल से। अगर आप इन सब सेट को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगी और एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब लड़ा गया था। इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बताइए आप कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो ये युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था? एक तो मेवाड़ नरेश, इसमें जो महाराणा प्रताप है वो, और दूसरी तरफ से अकबर के सेनापति जिनका की नाम मानसिंह है, उनके दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और युद्ध के अगर परिणाम की बात करें तो क्या रहा था? इसके परिणाम के बारे में कह सकते हैं कि इसमें ना तो अकबर जीता और ना ही महाराणा प्रताप हारे, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने मृत्युकाल तक भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसके बारे में आप एक चीज़ और याद रखेंगे, जो कि इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसको थर्मोपल्ली ऑफ द मेवाड़ की संज्ञा दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कि जो फैजी है, फैजी वो निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था। तो ये आप सबको पता ही होगा, जब हमने अकबर के नवरत्न पढ़े थे। जी हाँ, ये जो अकबर के नवरत्न थे ना, नवरत्न थे, उसके अंदर से ये एक थे फैजी। और जो फैजी हैं इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था शेख अबू अल फैज नाम था इनका। और ये क्या थे, अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल थे और ये कवि भी थे और साहित्यकार भी थे। ये जो फैजी हैं ये अबुल फजल जो थे अकबर के नवरत्न में ही शामिल थे ये भी। तो अबुल फजल के ये बड़े भाई थे। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि अब याद रखेंगे। एक गणित की पुस्तक है लीलावती। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, तो वो गणित से संबंधित है। और लीलावती के रचयिता कौन है? भास्कराचार्य। तो ये जो भास्कराचार्य की पुस्तक है लीलावती, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था फैजी ने। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 3 कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो इस बारे में भी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो ये युद्ध कौन सा था? ये था बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें हुमायूं पराजित हो गया था और पराजित होने के बाद जो शेर शाह सूरी है उसने दिल्ली में अब सूरवंश की स्थापना की। इस तरह से जो दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना हो गई थी। तो ये कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और जो शेर शाह था इसका जो बचपन का नाम था वो फरीद था। इसके अलावा शेर शाह सूरी के कुछ महत्वपूर्ण काम भी है, जैसे कि डाक व्यवस्था का प्रारंभ करवाया और जीटी रोड की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से अकबर के समय काल से कौन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो रानी दुर्गावती है, जो कि गोंडवाना क्षेत्र की महारानी थी। इनके पति की जो मृत्यु वो काफ़ी कम उम्र में हो गई थी। इसके बाद ये वहाँ की शासिका बनी और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अंतिम समय तक ये युद्ध करती रही और लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके प्रदेश को मुग़ल साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया था। ये जो अहिल्याबाई है ये इंदौर की महारानी थी। इनका जो जीवन काल है वो 1725 से लेकर 1795 तक रहा। जबकि अब जानते हैं कि अकबर की जो मृत्यु वो 1605 में हो गई थी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मार्तंड वर्मा, ये इन्होंने एक समाचार पत्र शुरू किया था, हिंदी के लेखक थे ये। तो ये नहीं होगा। सवाई राजा जयसिंह, ये भी नहीं होगा, आमेर के राजा थे। इनका जो जन्म ही है वो 1688 ईस्वी में हुआ था, जबकि अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। इस तरह से ऑप्शन हो गया ए, रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई।
पहले तो मैं आपको मोती मस्जिद के बारे में बता देता हूँ कि जो मोती मस्जिद है वो कई जगह पर है। जैसे कि एक तो है लाहौर के अंदर मोती मस्जिद है जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इसके बाद आगरा में भी मोती मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और जो दिल्ली की मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? तो किस में करवाया था? आगरा में। जो दिल्ली वाली मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 6। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक जो कर था वो दोबारा से लगाया था? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जजिया कर क्या था। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो कि किसी भी मुस्लिम राज्य में रहने वाले जो गैर मुसलमान हैं, जो कि मुसलमान नहीं थे, उनसे लिया जाता था। और उनका मानना था, शासक का मानना था कि जो मुस्लिम राज्य है वो केवल मुसलमानों के लिए है। अगर कोई यहाँ पर गैर मुस्लिम रहना चाहता है, अगर अपनी वो पूजा पद्धति को अपनाना चाहता है तो उसको एक कर देना होगा, जिसे कि जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो अकबर के काल में हमने पढ़ा था कि जो 1564 ईस्वी के अंदर अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। लेकिन उसके बाद जो औरंगजेब शासक बना था उसने 1679 ईस्वी में यानी कि 1679 के अंदर जो जजिया कर को दोबारा से प्रारंभ कर दिया था। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 7 कि अकबर के शासनकाल में एक पद हुआ करता था जिसका नाम होता था अमल गुजार। तो ये जो अमल गुजार था, इस अधिकारी का क्या काम हुआ करता था? तो ये जब हमने प्रशासनिक कार्य देखे थे मुगल वंश के, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से थी, तो वहाँ पर पढ़ा था कि जो अमल गुजार नाम का अधिकारी था उसका काम क्या होता था कि जो भूमि पर जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसका मूल्यांकन करना और उसका संग्रहण करना। तो ये उसका काम था। प्रश्न संख्या 8, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध के द्वारा किलों का स्थानांतरण किया था? तो किसके द्वारा किया था? पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि के बारे में हमने पढ़ा था जब औरंगजेब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पुरंदर की जो संधि है वो 1665 ईस्वी के अंदर जो राजा जय सिंह प्रथम थे, जो कि मुगल सेनापति थे उस समय में, उसके और शिवाजी के मध्य में हुई थी। इस संधि की कई शर्तें थी, जिसके अंदर की पहली शर्त तो यही थी कि जो 23 किले हैं वो शिवाजी मुगलों को प्रदान कर देंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि किलों का स्थानांतरण किस संधि के द्वारा हुआ था? पुरंदर की संधि के द्वारा। इसके अलावा जो शिवाजी के बेटे थे संभाजी, तो उनको भी मुगल सेना में भेजना था अपनी एक सेना के साथ। इसके अलावा जो शिवाजी है उन्होंने यह शर्त भी स्वीकार की थी कि औरंगजेब के सामने प्रस्तुत होंगे, जहाँ पर कि शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था और जयपुर भवन के अंदर कैद रखा गया था, जहाँ से बाद में शिवाजी भाग जाते हैं वहाँ से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9। किस वर्ष 13 अप्रैल यानी कि उस दिन वैसाखी का दिन था, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1699 ईस्वी में की गई थी। और इस समय में जो मुगल बादशाह वो कौन था? वो थे औरंगजेब। औरंगजेब का शासन था उस समय में। और ये जो खालसा पंथ की स्थापना है ये कहाँ पर की गई थी? ये आनंदपुर साहिब के अंदर की थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1699 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये हो रही है शाह आलम द्वितीय के बारे में, शाह आलम सेकंड के बारे में। तो ये जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब अंग्रेज भारत में आ गए थे तो 1764 ईस्वी के अंदर क्या होता है, बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि किसके किसके बीच में लड़ा गया था? उसके अंदर एक तो जैसे जो बंगाल का उस समय नवाब था मीर कासिम, और उसका सहयोग किसने दिया था? एक तो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और जो दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो इन तीनों ने अपना एक गुट बनाया था, त्रिगुट। इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध के अंदर इन तीनों की ही पराजय हो गई थी।
इसके बाद जो शाह आलम सेकंड है, इसके साथ अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि की थी। और इस संधि के अंदर क्या हुआ था कि शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई थी। उसके अलावा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, उनकी दीवानी अंग्रेज़ों ने ले ली थी। यानी कि वहाँ पर कर वगैरह लेने का काम कौन करेगा? अंग्रेज़ करेगा। तो इस तरह से देखेंगे कि जो शाह आलम सेकंड है, वो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बन गया था। बढ़ते हैं आगे। आज का क्वेश्चन नंबर 11 कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैलाया? तो ये कौन था? औरंगजेब था, जिसने कि मुगल साम्राज्य को, जो अब देखते हैं इंडिया, यहाँ पर दक्षिण तक फैला दिया था, तमिल तक, पूरा नीचे तक। जब अकबर वगैरह काल में ऊपर तक ही रहा था, तो ये दक्षिण तक ले आया था औरंगजेब। प्रश्न संख्या 12 मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो जैसा कि हुमायूं के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हुमायूं के और शेर शाह सूरी के बीच में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। उसके अगले साल 1540 ईस्वी में बिलग्राम, और या फिर उसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, तो वो हुआ था। तो उसके अंदर क्या हुआ था? जो कन्नौज का युद्ध था, उसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है और दिल्ली पर सूरवंश की स्थापना करता है। जो हुमायूं है वो 14-15 साल तक इधर उधर घूमता रहा। उसके बाद वो 1555 ईस्वी में दोबारा आता है और फिर दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ होती है, जिसके अंदर की मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध के अंदर वो जो हुमायूं है वो इनको अफगानों को पराजित कर देता है और दिल्ली पर फिर से मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। तो ये काम किस वर्ष हुआ था? 1555 ईस्वी में। कौन कौन से दो युद्ध हुए थे? मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13 किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो ये हुमायूं वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो दीन पना भवन है दिल्ली के अंदर, इसकी स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। और यहीं पर एक लाइब्रेरी थी, वहाँ की सीढ़ियों के से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन बी हुमायूं इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये उसके बारे में ही कहा है जिसके बारे में कि हम अभी बात कर रहे हैं, कि उसने दो युद्ध लड़े, उसके बाद एक अलग वंश की स्थापना हो गई थी, सूरवंश की, और उसके बाद वो 14-15 साल तक इधर उधर घूमता रहा। और वो कौन था? हुमायूं, जो कि 1555 में दोबारा आता है और फिर से मुगल सत्ता की स्थापना करता है। लेकिन फिर अगले ही साल 1556 ईस्वी में क्या होता है कि वो दीन पना भवन की सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हुमायूं। तो इसका ऑप्शन होगा हुमायूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 कि जो मुगल कालीन जो प्रशासन था, उसके अंदर एक पद हुआ करता था, मुअत्तिब। तो इस पद का क्या काम था? ये क्या करता था जो मुअत्तिब अधिकारी होता था? तो मैं मुअत्तिब के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो पद है ये सल्तनत काल में भी रहा था, मुगल काल में भी रहा था। इसके महत्वपूर्ण काम क्या थे कि ये एक तो जो शरीयत के कानून, जो यानी कि जो कुरान है और हदीस है, जो कि पवित्र ग्रंथ है इस्लाम के, उसके आधार पर जो कानून बनाए जाते थे उनको शरीयत कानून बोलते हैं, उनको लागू करवाने का काम करते थे। और जनता के जो चरित्र है उसको अच्छा रखने का काम करते थे, कहीं जो जनता है वो दुष्चरित्र ना हो जाए। इसके अलावा वो नशे पर भी रोक लगाने का काम करते थे, जुए वगैरह को भी रोक लगाते थे। और औरंगजेब के काल में देखेंगे कि ये जो पद है मुअत्तिब, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। और औरंगजेब के आदेश पर इन्होंने क्या था, मंदिर वगैरह को तोड़ने का भी काम किया था। तो इन ऑप्शन में देखिए कि कौन सा काम होगा जो मैंने अभी बताया। सेना अधिकारी नहीं, विदेश विभाग का प्रमुख था नहीं, लोक आचरण का अधिकारी, ऑप्शन सी सही होगा कि जो मुअत्तिब है वो कौन था? लोक आचरण का अधिकारी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 16 मुगल प्रशासन में एक शब्द चलता था मदद ए माश। तो ये क्या होता था मदद ए माश? ये एक भूमि हुआ करती थी जो कि विद्वानों को दी जाती थी, और इस भूमि पर किसी तरह का कोई कर नहीं लगता था, किसी तरह का कोई राजस्व नहीं वसूला जाता था। तो इसका ऑप्शन होगा बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान दी गई भूमि। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17 कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया है? अब ये पता होना चाहिए कि दास्तान ए अमीर हमजा क्या है।
तो दास्तान अमीर हमजा जो है वो एक कहानियों का संग्रह हुआ करती थी, एक पुस्तक। इसके अंदर जैसे रोचक कहानियाँ हुआ करती थी। तो ये अकबर के शासन के, वैसे तो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन जो अकबर है वो इसको काफ़ी रुचि से पढ़ता था। तो अपने शासन काल में जो अकबर है उसने 1562 ईस्वी में जो ये पुस्तक थी कहानियों का संग्रह, ये जो दास्तान अमीर हमजा, इसको दोबारा से पुनः तैयार करवाया था, यानी कि उसकी पांडुलिपि तैयार करवाई थी और चित्रों के साथ। जैसे आजकल हम वो पढ़ते हैं, कॉमिक्स होती है, कॉमिक्स, तो कॉमिक्स की तरह ही थी ये, चित्रकथा के रूप में जैसे तैयार करवाया था इसको। तो इसका जो चित्रांकन है, जो चित्र वगैरह बनाए थे चित्रांकन, वो किसने किया था? वो किया था अब्दुल समद ने। किसका? दास्तान ए अमीर हमजा का। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। कि कौन सी उपाधियाँ अपनाई थी? पहले तो आला, हजरत आला, उसके बाद में सुल्तान की। शेर शाह सूरी के बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं इस बारे में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो जिहाद का क्या अर्थ था? एक तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था युद्ध के समय, जब राणा सांगा के खिलाफ युद्ध किया था, तो इसका मतलब था कि धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो जो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था, उसका मतलब क्या था कि औरंगजेब दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब को किस में कन्वर्ट करना चाहता था? दारुल इस्लाम में। यानी कि दारुल हर्ब क्या होता है? काफिरों की भूमि भारत, इससे मतलब लगाता था औरंगजेब, यानी काफिरों की भूमि भारत को एक इस्लामिक क्षेत्र में बदलना। तो उसके जिहाद का क्या मतलब था? ऑप्शन बी, यानी कि दारुल इस्लाम। आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा है? तो ये किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मिलाकर आज तक हम 90 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आगे और भी इस तरह की टेस्ट सीरीज आती रहेंगी। तो आपसे निवेदन है, कृपया करके चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उनको शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।